नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मनिंद्र साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में। मैं सज्जनपाल मेल पॉलिटिकल की क्लास लेकर आज फिर हाजिर हूं। अब देखो, कल हमने जो पाठ पढ़ा था वो था संघीय व्यवस्था, वो हमारा चैप्टर है वो क्लियर हो गया, खत्म हो गया। आज का जो हमारा अध्याय है वह है संसद। क्या है? संसद। तो देखो, संसद को बताने से पहले मैं देखो आपको बताऊंगा क्या संसद होती है, कैसे ये काम करती है, कितने इसके अंग होते हैं, लेकिन उसके बारे में संसद किस चीज का अंग है, तो उसके बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको देखो सरकार के बारे में बताना चाहूंगा। आपने नाम सुना होगा, सरकार ये करती है, सरकार वो करती है, सरकार ने ये किया। आखिर ये सरकार है क्या? कोई व्यक्ति है या व्यक्तियों का समूह है या कोई संस्था है? तो देखो, जो सरकार है वह कोई एक व्यक्ति नहीं है या व्यक्तियों का केवल समूह नहीं है। सरकार है, हमारे देश की जो सरकार है मुख्यतः इसके 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? 3 अंग। कौन कौन से? व्यवस्थापिका, पहला अंग है सरकार का व्यवस्थापिका, या जिसे विधायिका भी कहा जाता है। हम संसद भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? संसद। इसका काम होता है, पहला अंग है इसका, और इसका कार्य होता है कानूनों का निर्माण करना। ये जो व्यवस्थापिका है वो हमारे लिए कानून बनाती है। कैसे बनाती है वो भी आगे आपको बताया जाएगा। देखो, व्यवस्थापिका पहला देखो जिसका काम है कानूनों का निर्माण करना। फिर दूसरी है कार्यपालिका। इसका कार्य होता है व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना। ठीक है। फिर तीसरी है न्यायपालिका। न्यायपालिका का क्या कार्य है? कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए कानूनों की रक्षा करना। अगर कोई कानूनों का उल्लंघन कर रहा है तो ये संस्था है न्यायपालिका उनकी क्या करती है? रक्षा करती है। अब देखो, तीनों अंग बता दिए मैंने। व्यवस्थापिका यानी कि विधायिका कानून बनाती है, फिर इन बने हुए कानूनों को लागू करती है कार्यपालिका, और ये जो बने कानून है, लागू हुए कानून है, इनकी रक्षा कौन करती है? न्यायपालिका। कोई भी कानून तोड़ता है तो न्यायपालिका उसे दंडित करती है। ठीक है। अब देखो, हमें एक बार कार्यपालिका न्यायपालिका नहीं पढ़ना, हम पढ़ेंगे व्यवस्थापिका, पहला अंग। इन तीनों अंगों से मिलकर बनती है सरकार। क्या बनती है? सरकार। ठीक है। अब देखो, इसको हम एक बार इस चीज को छोड़ देते हैं। अभी हमने पढ़ना है व्यवस्थापिका या विधायिका। इधर आ जाए तो देखो, व्यवस्थापिका, भारतीय संविधान में व्यवस्थापिका का गठन है वो अनुच्छेद 79 के जरिए किया गया है। देखो, इसका अनुच्छेद कितना है? 79। छोटा प्रश्न आ जाए कि व्यवस्थापिका का जो गठन है वो कौन से अनुच्छेद के द्वारा होता है? 79 ठीक है, अनुच्छेद 79 के द्वारा ये लिखा हुआ है, आपको मैंने लिख के बता दिया। अब देखो, व्यवस्थापिका या विधायिका कैसे बनती है, किन किन से मिलकर बनती है, यह प्रश्न आ जाता है। इसके कितने अंग होते हैं? ठीक है, 2 प्रश्न। अब देखो, इसके अंग कितने हैं? 3 अंग हैं। एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। ठीक है। मैंने पहले बता दिया था व्यवस्थापिका का कार्य क्या है? कानूनों का निर्माण करना। क्या कार्य है? कानूनों का निर्माण करना। और जो कानूनों का निर्माण किस प्रकार करती है, इसके कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा का गठन है वो अनुच्छेद 81 के तहत होता है। किसके तहत होता है? अनुच्छेद 81। वहीं राज्यसभा का जो गठन है वो अनुच्छेद 80। देखो, विधायिका 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81, और राष्ट्रपति का जो पद है वो अनुच्छेद 52 के तहत स्वीकृत किया गया। ठीक है ना। राष्ट्रपति की जो नियुक्ति होती है वो कौन से अनुच्छेद में होती है? ये कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का पद है वो सर्जित किया गया है? 52, अनुच्छेद 52। फिर कितने अंग हो गए? 3। किसके? व्यवस्थापिका, विधायिका, या इसको एक नाम से और जाना जाता है संसद। किस नाम से? संसद। तो संसद के अंग कितने हो गए? 3, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। कई बार प्रश्न आता है संसद के कितने सदन होते हैं?
तो हम 3 करके आते हैं, ये नाम लिख देते हैं। सदन 2 ही हैं। सदन कितने हैं? 2, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन राष्ट्रपति है वो क्या है? अंग। अंग की जब पूछा जाए तो अंग 3 है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, जबकि संसद के सदन कितने हैं? केवल 2। अब देखो कोई भी कानून कैसे बनता है, मैं आपको बताता हूं कानून कैसे बनता है। यहां पर नॉर्मली बताता हूं, बाकी आगे जो लंबी प्रक्रिया कानून निर्माण की वो आगे का जो चैप्टर है या आगे का जो टॉपिक उसमें दिखाएंगे। ये मान लो लोकसभा है, ये लोकसभा सदन है, ये राज्यसभा, ठीक है, और ये राष्ट्रपति है। लोकसभा की हमको पता है जो सदस्य संख्या होती है वो होती है 545, जबकि राज्यसभा की सदस्य संख्या होती है 245 होती है, ठीक है। इसमें से 2 सदस्य जो होते हैं ना वो तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, और इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो बच गए कितने सदस्य है? लोकसभा में 543 है और राज्यसभा में 233। मतलब कानून बनाने का काम इनका ही है। ये जो मनोनीत सदस्य है ना, ये कानून बनाने में या वोटिंग में भाग नहीं लेते। तो पहले लोकसभा के जो सदस्य हैं वो किसी कानून को बनाए उसके ऊपर, मतलब पहले लोकसभा में कानून वो स्वीकृत होगा, ठीक। लोकसभा में जो भी कानून स्वीकृत हो गया, बहुमत से पारित हो गया, फिर वो जाएगा कहां पर? राज्यसभा में। अब राज्यसभा में भी उसको बहुमत से पारित कर दिया तो फिर वो जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति जब उसके ऊपर हस्ताक्षर कर देगा ना तो मैंने कर दिए, ठीक है ना, तो ये कानून बना हुआ माना जाएगा कि कानून बन गया। तो कानून बनाया किसने? संसद ने। कौन से हैं? देखो व्यवस्थापिका विधायिका संसद, इसका काम था कानून बनाना। कानून कैसे बना? पहले वो कानून कहां पारित हुआ? लोकसभा में, फिर कहां पारित हुआ? राज्यसभा में, और फिर राष्ट्रपति ने उसमें क्या किए? हस्ताक्षर किए और कानून बन गया। विधि निर्माण किया। कानून निर्माण की जो प्रक्रिया आगे के टॉपिक में हम विस्तार से देखेंगे, अभी तो मैंने आपको नॉर्मल बताया। अब देखो ये जो लोकसभा है ना, राज्यसभा है, राष्ट्रपति, इसका गठन कैसे होता है या ये कार्य कैसे करती है, तो अब अपने इसको देखेंगे, ठीक है। अब देखो अपना जो प्रश्न आता है वो क्या आता है कि संसद का गठन और शक्तियां बताइए, या फिर सिंगल प्रश्न आएगा संसद का गठन बताइए, या फिर प्रश्न आएगा लोकसभा का गठन है उसको समझाइए, या प्रश्न आएगा राज्यसभा के गठन को समझाइए। या तो आएगा कि लोकसभा का गठन बताओ, या आएगा राज्यसभा का गठन बताओ, या संसद का गठन बताओ। तो देखो अपने सबसे पहले लोकसभा का गठन करते हैं। किसका गठन करते हैं? लोकसभा। लोकसभा ये निम्न सदन है, इसको निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है, और ये अस्थायी सदन भी है। अस्थायी क्यों है? क्योंकि हर 5 वर्ष बाद में लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो ये इसको अस्थायी सदन भी बोला जाता है। देखो इसकी जो सदस्य संख्या होती है ना वो होती है 545। लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी होती है? 545 सदस्य होते हैं इसमें। अब देखो इसी प्रकार ये राज्यसभा आपने बाद में देखेंगे, पहले लोकसभा देख लो। लोकसभा में सदस्य संख्या 545 निर्धारित की गई है। ये 545 जो सदस्य है ना, ये भारत के सभी लोकसभा क्षेत्रों से चुन के आते हैं। इनको लोकसभा सदस्य या सांसद भी कहा जाता है। इंग्लिश में इन्हें कहते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, एमपी। 545 भारत को, पूरे भारत को 545 क्षेत्रों में वर्गीकृत कर दिया गया। इसमें चुनाव होता है 543 सदस्यों का। कितनों का? 543 सदस्यों का चुनाव होता है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री के लिए जब चुनाव होते हैं ना, तो चुनाव होते हैं 543 जगह। भारत में, पूरे भारत में 543 जगह, ठीक है। राजस्थान के लिए लोकसभा के 25 सीटें निर्धारित की गई हैं। राजस्थान से कितने सदस्य हैं, कितने सांसद चुन के जाते हैं? 25, और पूरे भारत से चुन के आते हैं 543। अब इसमें देखो कई पार्टियां चुनाव मैदान में खड़ी होती है, जैसे कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुत सारी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियां इसमें खड़ी होती हैं। तो इसमें कौन सी पार्टी का प्रधानमंत्री बनता है?
ये जो चुनाव होते हैं लोकसभा के चुनाव, इसमें प्रधानमंत्री कौन सी पार्टी का बनता है? वो पार्टी जिसको बहुमत प्राप्त हुआ। बहुमत क्या होता है? 543 का आधे से ज्यादा, यानी कि 543 का आधा होता है 271। तो आधा आदमी तो होता ही नहीं, तो 272 सीटें जिस पार्टी को मिल जाती है या जिस गठबंधन को मिल जाती है ना, उस पार्टी का क्या चुना जाता है? प्रधानमंत्री चुना जाता है। उसी पार्टी को बोलते हैं कि बहुमत मिल गया, क्योंकि टोटल सीटें थी 543 से, उसमें से आधी से ज्यादा इस पार्टी ने जीत ली या इस गठबंधन ने जीत ली, तो उस पार्टी का मुखिया प्रधानमंत्री बनता है। अब देखो ये 543 सदस्यों का चुनाव होता है। आप सोचोगे कि सर ने तो हमें कहा था कि 545 सदस्य होते हैं। सदस्य 545 होते हैं, लेकिन चुनाव सिर्फ 543 का होता है। 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, उनका जनता चुनाव नहीं करती, राष्ट्रपति उनको क्या करता है? मनोनीत करता है, उनका मनोनयन करता है, जनता द्वारा वो चुने नहीं जाते। इसलिए वो संसद में जब बैठते हैं, किसी मुद्दे पर विचार विमर्श होता है, चुनाव होता है ना, वोट पड़ते हैं, मतलब चुनाव वोटिंग होती है संसद में, तो वो भाग नहीं लेते। तो देखो अंग भारतीय सदस्य होते हैं, वो कौन से सदस्य होते हैं? ये 2 अंग भारतीय, जो 2 बच गए। तो इस प्रकार इनका चुनाव होता है। तो ये सदस्य संख्या होगी लोकसभा की कितनी? 545। तो गठन का पहला पॉइंट आ गया, सदस्य संख्या। देखो चाहे लोकसभा का गठन हो, चाहे राज्यसभा का, चाहे संसद का, पॉइंट यही आएंगे। सदस्य संख्या, निर्वाचन, कार्यकाल, योग्यता, पदाधिकारी, ये पॉइंट चलेंगे। सिर्फ इसमें संख्या और ये चीजें बदल जाएगी। अब निर्वाचन यानी कि इनका चुनाव। निर्वाचन का अर्थ होता है चुनाव। चुनाव कौन करता है? लोकसभा के जो 545 सदस्य हैं, 500 इनमें से 543 का मैंने कहा था चुनाव होता है, वो कौन करता है? तो चुनाव करती है भारत की वयस्क जनता। वयस्क कौन होता है? जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो, वो इन सदस्यों के चुनाव में भाग लेता है। जब भारत का संविधान बना तो वयस्क 21 साल के व्यक्ति को माना गया, यानी कि 21 साल का कोई भी व्यक्ति है वो चुनाव में भाग ले सकता था। लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ, इस चीज में संशोधन कर दिया गया, संविधान संशोधन करके इसको जो उम्र को घटा दिया गया, 21 से इसको 18 कर दिया गया। यानी कि आज वयस्क किसको माना जाता है? 18 साल के व्यक्ति को। तो चुनाव में भाग, लोकसभा के चुनाव में भाग कौन ले सकता है? 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का व्यक्ति। चाहे कोई भी चुनाव हो, सरपंच का चुनाव हो, पंचायतों का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, लगभग जो चुनाव होते हैं उनमें 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के जो वयस्क लोग हैं वो ही वोट डाल सकते हैं। तो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? वयस्क जनता। ठीक है, वयस्क जनता समझ गए? ऐसी जनता जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक और जिसका नाम मतदाता सूची में। अब कार्यकाल, मतलब ये चुने हुए व्यक्ति हैं वो कितने दिनों तक अपने पद पर रहते हैं, उसको बोलते हैं कार्यकाल। जैसे आप 12वीं क्लास के छात्र हो, 12वीं क्लास में आपका कार्यकाल है पढ़ाई का, वो लगभग 10 महीने का होता है, 10-11 महीने का होता है। आप 10-11 महीने तक 12वीं क्लास में रहते हो, फिर परीक्षा देके अगली क्लास में। वैसे इनका भी एक निश्चित कार्यकाल किया गया है, वो कार्यकाल है 5 वर्ष। कितने वर्ष है? 5 वर्ष। जनता इनको 5 वर्ष के लिए चुनती है, उसके बाद में दोबारा चुनाव आते हैं। ऐसा नहीं है कि 5 वर्ष बाद में फिर ये घर चले जाते हैं, ये दोबारा चुनाव में खड़े होते हैं। जिन्होंने अच्छे बढ़िया काम किए होते हैं, सार्वजनिक हित के कार्य किए होते हैं, तो जनता उनको पुरस्कार देके दोबारा चुन देती है। ठीक है, ये लोकतंत्र है, इसमें जनता ही निर्णय करती है कौन दोबारा आएगा। तो देखो इसमें पुरस्कार और दंड की व्यवस्था है। जो अच्छा काम नहीं करता प्रतिनिधि 5 साल में, उसको तो वोट देते नहीं और वो हार जाता है। ठीक है, तो ये पुरस्कार और दंड की व्यवस्था हमारे लोकतंत्र में की गई है। 5 वर्ष का कार्यकाल है। जो भी प्रतिनिधि है वो ईमानदारी से और बढ़िया कार्य करता है तो उसको 5 वर्ष बाद दोबारा क्या है, जनता नियुक्त कर देती है, निर्वाचित कर देती है। और जो जनता की आशाओं पर खरा नहीं उतरता उसको फिर घर जाना पड़ता है, उसकी जगह दूसरा प्रतिनिधि आ जाता है। तो 5 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल निश्चित किया गया। किसका? लोकसभा। प्रश्न आ जाए, लोकसभा का कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। ठीक है, एक बार जरूर इसका कार्यकाल है वो 6 वर्ष का इंदिरा गांधी ने कर दिया था 1975 में, संविधान संशोधन कर दिया था उसने। तो फिर उसको वो ज्यादा दिन तक मतलब टिका नहीं रह सका, ये संविधान के साथ छेड़छाड़ थी।
तो मूल संविधान में लिखा गया है कि 5 वर्ष इसका कार्यकाल रहेगा। अब देखो योग्यता कि लोकसभा का सदस्य कौन बन सकता है। ऐसा नहीं भी कोई उठा के मुंह और चल दिया मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। इसके लिए कुछ योग्यता होती है। लोकसभा के चुनाव के लिए जो सबसे पहली योग्यता है वो ये है कि किसी भी व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहली जो योग्यता वो कौन सी है? भारत का नागरिक होना। ठीक है, तो सबसे पहली योग्यता हो गई भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का मतलब सरकारी नौकरी लगा हुआ अगर कोई व्यक्ति है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। उसको अगर चुनाव लड़ना है तो पहले जो नौकरी उसका त्याग करना पड़ेगा। तो दूसरी जो योग्यता है वो कौन सी है कि वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। नंबर 3, पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। उसकी जो मानसिक स्थिति है ना वो सही होनी चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। पागल आदमी संसद में जाके पत्थर मारने लग जाएगा। ठीक है, और दिवालिया मतलब कर्जदार नहीं होना चाहिए सरकार का। तो दिवालिया जो पागल व्यक्ति होते हैं उनको चुनाव लड़ने से उन पर क्या होती है? पाबंदी। तो मुख्य रूप से तो देखो ये 3 ही योग्यताएं हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और एक जो मुख्य रूप से इसकी योग्यता रखी गई वो उम्र उस व्यक्ति की कम से कम होनी चाहिए 25 वर्ष। कितने वर्ष है? 25 वर्ष। 25 वर्ष का व्यक्ति ही लोकसभा के चुनाव के लिए योग्य होता है। तो ये इसकी योग्यता देखो 4 योग्यताएं। उम्र 25 वर्ष, भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इसी तरह देखो पदाधिकारी, यानी कि लोकसभा में कितने पदाधिकारी होते हैं? तो देखो 2 पदाधिकारी होते हैं। एक होता है अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही संसद के जो सदस्य होते हैं ना वो अपने में से ही एक व्यक्ति को तो, एक सांसद को तो अध्यक्ष नियुक्त कर लेते हैं और दूसरे को उपाध्यक्ष नियुक्त कर लेते हैं। अपने में से चुन लेते हैं वो। इनका कोई वैसे चुनाव नहीं होता जनता द्वारा। ये भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ये भी सांसद होते हैं जिनको क्या अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। तो ये हो गया हमारा लोकसभा का गठन। ठीक है, इसी प्रकार प्रश्न आ जाए कि राज्यसभा के गठन को समझाइए। तो वही चीज है, पॉइंट यही रहेंगे, बस ये चीजें हैं वो अपने मिटा देंगे। मान लो ये मिटा देंगे और ये पॉइंट रहेंगे सदस्य संख्या। अलग से प्रश्न आएगा। तो जैसे लोकसभा में सदस्य संख्या 545 थी ना, वैसे ही राज्यसभा की सदस्य संख्या होती है 245। कितनी होती है? 245, जिसमें से 233 सदस्यों का चुनाव होता है। जनता नहीं करती, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते हैं। ठीक है ना, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। और 12 जो सदस्य होते हैं ना वो मनोनीत होते हैं, जिनका मनोनयन कौन करता है? राष्ट्रपति। तो देखो राष्ट्रपति लोकसभा में तो 2 व्यक्तियों का जो अमल भारतीय है उनका क्या करता है? मनोनयन। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। और ये 12 सदस्य कौन होते हैं? ऐसे सदस्य जो कला, साहित्य, समाज सेवा, खेल और अन्य जो क्षेत्र हैं उनमें इनका विशेष योगदान रहता है। विशेष ये क्या है? उसमें अनुभव प्राप्त व्यक्ति होते हैं 12। उनका क्या होता है? मनोनयन किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अब देखो कितने सदस्य? 245, जिसमें से 233 का तो निर्वाचन है और 12 का क्या हो गया? मनोनयन। इसके बाद देखो दूसरा आता है निर्वाचन। तो निर्वाचन देखो लोकसभा का किया था वयस्क जनता ने जिसकी उम्र 18 वर्ष हो, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करता है जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। ये चीज ध्यान देने योग्य है कि लोकसभा है उसमें तो निर्वाचन वयस्क जनता करती है सदस्यों का, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। तीसरा है कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल मैंने आपको बताया था 5 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। लेकिन राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है। अब देखो यहां समझने लायक एक चीज है, एक 6 वर्ष होता है, ये अस्थायी सदन नहीं है, स्थायी सदन है। स्थायी कैसे है और ये अस्थायी कैसे है? ऐसे है देखो 5 वर्ष इसका कार्यकाल, 5 वर्ष बाद में इसका विखंडन एक साथ हो जाता है, यानी कि लोकसभा पूरी तरह खाली।
आपने नाम सुना होगा सदाबहार वन, और एक नाम सुना होगा पतझड़ वन। पतझड़ वनों में क्या होता है, एक साथ वो सारे अपने पत्ते गिरा देते हैं ना। पतझड़ वन जो होते हैं वो एक साथ अपने, और उनमें टहनियां दिखने लग जाती है, पत्ता एक भी नहीं दिखता। एक होते हैं सदाबहार वन, वो भी अपने पत्ते गिराते हैं, लेकिन एक साथ नहीं गिराते, थोड़े से पत्ते एक बार गिरा दिए, उसके बाद में थोड़े पत्ते दूसरी बार गिरा देंगे, दूसरी बार जब थोड़े से पत्ते गिराएंगे तो पहले वाले पत्ते वापस आ जाएंगे, तो ऐसे लगेगा कि वो कभी पत्ते अपने त्यागते ही नहीं, हरे भरे रहते हैं हमेशा। उसी प्रकार लोकसभा के तो जो सदस्य है ना, वो पतझड़ वन की तरह है, एक साथ ही सारी विघटित हो जाती है, ये एकदम खाली, लोकसभा बिल्कुल खाली, दोबारा चुनाव होते हैं, एक साथ ही चुनाव होते हैं सबके 543 के, एक साथ विघटित हो जाती है। ये 5 वर्ष है इसका कार्यकाल वैसे तो, लेकिन समय से पहले भी विघटित हो सकती है। आज तक 9 बार हो गई है, समय से पहले विघटित कितनी बार हो गई है, 9 बार, लेकिन समय के बाद में भी देखो एक साथ विघटित होती है। जबकि राज्यसभा है वो सदाबहार की तरह है, इसके 2 वर्ष बाद में चुनाव होते हैं, हर 2 वर्ष बाद में 1/3 सदस्यों के चुनाव होते हैं, यानी कि 1/3 सदस्य का चुनाव हुआ, फिर 2 वर्ष बाद में 1/3 सदस्य का चुनाव हुआ, फिर 2 वर्ष बाद में 1/3 सदस्यों का चुनाव। इस प्रकार 1/3 सदस्य तो जाते हैं, उनके बदले दूसरे 1/3 सदस्य आ जाते हैं। हमेशा बनी रहती है राज्यसभा, कभी विघटित नहीं होती। ठीक है, जिसको आगे के टॉपिक में क्लियर करवा देंगे अपने किस प्रकार। तो देखो यही है इसका जो कार्यकाल होता है राज्यसभा का, वो 6 वर्ष। एक राज्यसभा ऐसी संस्था है जिसका कार्यकाल है वो 6 वर्ष के लिए, बाकी सभी संस्थाओं का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष के लिए होता है। अब है योग्यता, वो योग्यता है लगभग जो लोकसभा की थी, भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया घोषित होना नहीं चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, बस उम्र में फर्क है। लोकसभा के जो सदस्यों की उम्र थी वो कितनी थी, 25 वर्ष निर्धारित की गई थी, जबकि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनके लिए जो उम्र है वो 30 वर्ष। कितने वर्ष है, 30 वर्ष। प्रश्न आ जाए, राज्यसभा के सदस्यों की जो उम्र है वो कितनी निर्धारित की गई है, 30 वर्ष, जबकि लोकसभा की 25। अब पदाधिकारी देखो, जिस प्रकार लोकसभा में पदाधिकारी थे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने सदस्यों में से चुने जाते थे, वैसे ही राज्यसभा में भी 2 सभापति होते हैं, एक सभापति और एक उपसभापति, 2 पदाधिकारी होते हैं। इसमें सभापति 2 नहीं होते, पदाधिकारी 2 होते हैं, एक सभापति और एक उपसभापति। अब इसमें जो उपसभापति है ना, वो तो सदस्य अपने में से ही चुन देते हैं, जैसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुना था। लेकिन जो सभापति होता है ना, वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। कई बार बड़े बड़े एग्जाम में भी आ जाता है ये प्रश्न कि भारत की जो राज्यसभा है इसका पदेन सभापति कौन होता है, तो पदेन सभापति होते हैं इसका भारत का उपराष्ट्रपति। कौन होता है, उपराष्ट्रपति। ठीक है, अब देखो ये मैंने आपको लोकसभा अलग बता दिया, राज्यसभा अलग बता दिया। अब इसके बाद में संसद का गठन आ जाए, प्रश्न आ जाए संसद का गठन। तो संसद क्या है, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद बनती है। भाई संसद की तो है ये तो अगर संसद का आ जाए तो आपको क्या करना है, जैसे लोकसभा की 545 सदस्य संख्या, राज्यसभा की 245, इसमें मिक्स लिख दो कि सदस्य संख्या लोकसभा की 545 होती है, राज्यसभा की 245। इसी प्रकार से दूसरा निर्वाचन, तो निर्वाचन में दोनों का बता दो। इसमें लोकसभा का निर्वाचन है वयस्क जनता करती है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन है जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। इन दोनों को मिलाकर इसमें संसद बन जाएगी। फिर आ जाए कार्यकाल, तो इसमें लिख दो कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और राज्यसभा का 6 वर्ष होता है। इसके बाद में योग्यता उसमें सारी लिख दो, भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। उम्र अलग अलग लिख दो कि लोकसभा के लिए 5 वर्ष है, जबकि लोकसभा के लिए 25 वर्ष है, जबकि राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। मिला के लिख दो इन दोनों को। पदाधिकारी आ जाए तो वही इसमें लिखना है कि संसद में लोकसभा के जो पदाधिकारी होते हैं वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, जबकि राज्यसभा के पदाधिकारी होते हैं वो सभापति और उपसभापति। यानी कि अगर अलग से एक पूछ लेना कि लोकसभा का गठन बताइए, तो वो बताना है आपको अलग। पॉइंट ये रहेंगे, इसमें जो हेडिंग रहेगी ना पॉइंट होगी वो ये रहेगी तीनों में गठन में। ये गठन की है, सदस्य संख्या, निर्वाचन, कार्यकाल, योग्यता और पदाधिकारी याद कर लेना है 500। ठीक है, बस इसमें संख्या वो अलग है, लोकसभा की संख्या अलग है, राज्यसभा की अलग है। और अगर राज्यसभा का अलग से पूछ ले तो अलग लिख दो, ये लोकसभा का पूछे तो ये वाला लिखो, और अगर संसद का पूछ लें तो
लोकसभा और राज्यसभा दोनों को क्या करना है, अपने को मिक्स करना है, मिला के लिखना है। उम्मीद करता हूं कि आज मेरे द्वारा समझाया गया जो टॉपिक है वो आपको पसंद आया होगा, तो इसको आगे तक शेयर करें और आगे के जो आपको टॉपिक हैं वो रोज मिलते रहेंगे। मैंने आपको बताया है रविवार का अवकाश होगा, बाकी आपको जो जितनी भी सामग्री है दिन की वो रोज मिलेगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।